दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा पावर पे। टाटा ग्रुप की कंपनी, पावर सेक्टर की कंपनी, ग्रोइंग सेक्टर। बट जैसे इसने पास्ट में रिटर्न्स बना के दिए हैं, जो लो था इसका लगभग 27 रुपीज़ का, वहाँ से ऑलमोस्ट 260 रुपीज़ तक पहुंचा, तो 10 गुना के आसपास रिटर्न बना के दिए। अभी काफ़ी न्यूज़ इसके ऊपर आती हैं, ऑलमोस्ट डेली न्यूज़ इसके ऊपर आती हैं, चार्जिंग स्टेशन से लेकर कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स विन कर रहे हैं माइनिंग से रिलेटेड और या ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। तो क्या उसका इफेक्ट आने वाले टाइम में इसके ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि जो न्यूज़ है उसके बावजूद भी ये शेयर नहीं बढ़ रहा है और काफ़ी जो ब्रोकर्स हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं वो इसका टारगेट 300, 350, 400 जैसे न्यूज़ आती हैं इस टाइप से बताते हैं कि शायद ये इतना चला जाएगा। तो क्या इसके जो फंडामेंटल्स हैं और क्या इसकी जो बैलेंस शीट है उस चीज़ को सपोर्ट करती है आफ्टर 10 गुना, मतलब ये शेयर होने के बाद क्या ये अभी भी 300-400 तक जा सकता है? तो उसके ऊपर बात करेंगे कि हम फंस रहे हैं या फिर जैसे ये पॉइंट बनता है इसके अंदर शेयर में पैसा लगाने का, या यहाँ से शेयर जो है नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं निफ्टी की। 16,600 के आसपास ये अभी काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज भी इसने 16,694 यानी 16,700 के आसपास गया है, बट 16,800 को क्रॉस अभी भी नहीं कर पा रहा है और 16,470 का इसका लो है। 16,600 के आसपास ये काम कर रहा है, तो एक अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, एटलीस्ट नीचे नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर जो देखेंगे आप 232 रुपये 80 पैसे के आसपास का ये लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ 0.24% के आसपास की तेजी के साथ है। ये भी एक रेंज में बना हुआ है। और इसके बाद देखेंगे आज की जो डे रेंज है 234 के आसपास की है। डे लो जो था 230 के आसपास का है। जैसे मैंने बताया आपको 267 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है और ये अभी 232 के आसपास काम कर रहा है, तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किस टाइप की इसके ऊपर न्यूज़ है और क्या इसके फंडामेंटल्स है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे आपको पता है कि ये पावर जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है। बट जो आप देखेंगे इनकी जो कैपेसिटी है वो है 12,808 मेगावाट, यानी 12.8 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। और जो इनके अलग अलग सेक्टर्स हैं वो आप देखेंगे, जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर थर्मल अकाउंट जो है वो 69% के आसपास का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सोलर का 14% के आसपास का है, विंड का 7% के आसपास का है, हाइड्रो का 7% के आसपास का है, वेस्ट ईस्ट रिकवरी जो है 3% के आसपास का है। तो इसको समझना काफ़ी जरूरी है कि किस किस सेगमेंट्स में कितना कितना ये काम कर रहे हैं। तो सोलर और विंड के अंदर टोटल में मिलाकर 21% के आसपास ये भी काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो इनका जो एक प्रोजेक्ट है मुंद्रा, उसके अंदर 4,000 मेगावाट के आसपास अकेले के अंदर है, जो कि इनका टोटल कैपेसिटी का 31% के आसपास बनता है अगर इसका आप लगाएंगे तो। और टोटल कैपेसिटी का, थर्मल कैपेसिटी का, जैसे मैंने यहाँ पर बताया थर्मल कैपेसिटी जो है इनकी 69% के आसपास की है, उसका ये 45% के आसपास का बनता है अकेला ये जो प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर इनका डिवीजन वाइज देखें तो सबसे पहली बात है कि जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यहाँ पर बताया गया टारगेट वो अभी 60% के आसपास का है इनका टारगेट की 2025 तक 60% तक इसको लेके जाना है। जैसे मैंने बताया 21% के आसपास अभी काम कर रहे हैं ये इसके ऊपर, विंड और जो सोलर एनर्जी पे है उसे 60% तक लेके जाना है और 2030 तक इसे 80% तक लेके जाना है। और जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसे 2050 तक इसे कार्बन न्यूट्रल तक लेके जाना है। तो यहाँ से जो दिखाया जा रहा है कि जो 20% है पोर्टफोलियो का वो 60% तक होता हुआ नजर आएगा। तो कितना जो है इनका सेगमेंट का पार्ट है इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 16% रिवेन्यूज उससे आते हैं। 100% में से 16% है वो रिवेन्यू जो आते हैं वो रिन्यूएबल सेगमेंट से आते हुए नजर आते हैं। 37% जो रिवेन्यूज हैं वो जनरेशन पावर से जो है सेगमेंट से आते हुए नजर आते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो है 46% के आसपास के रिवेन्यूज आते हुए नजर आते हैं। जब ये 16% रिवेन्यूज रिन्यूएबल पावर जो है वो बढ़कर जो है आप लगाइए कि 60%, यानी ये पोर्टफोलियो का 3 गुना हो जाएगा। तो 16% जो रिवेन्यूज है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, ना कि 100% से 300 टाइम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्ट जो है ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ से 3 गुना होता हुआ नजर आएगा अगर ये 20% को 60% तक लेके जाएंगे तो 2025 तक। तो एक 16%, 100 में से 16% जो है उसका पार्ट है और वो जो है 30% वहाँ से इंक्रीज करेगा। तो आप देख 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो उस पार्ट को जो है आप देख सकते हैं कितना है। इसके बाद जो है इनका 1% जो है रिवेन्यूज वो अदर से आता है, जो कि वेस्ट वगैरह जो होती हैं उसके हिसाब से जो आता है। इसके बाद देखते हैं कि जो इनके मार्केट कैप है वो 74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस जैसे मैंने बताया आपको 233 के आसपास चल रहा है। P43.8 की है, जो कि थोड़ी सी हायर लेवल पे है एज ए पावर सेक्टर को अगर देखें तो। बुक वैल्यू देखेंगे तो 66.6 की है और ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 3.5 गुना के आसपास अभी काम कर रहा है। डेट टू इक्विटी 2.31 की है और 49,000 करोड़ का डेट है, तो डेट के ऊपर भी हम बात करेंगे कितना बनता है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी। स्टिल पावर सेक्टर के हिसाब से ये ठीक है, बट अभी ये आपको ज़्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आएगी। तो इसके बाद देखते हैं स्टॉक जो है अपने 50 डीएम में और 200 डीएम में दोनों से ऊपर बना हुआ है, जो कि 228 का 50 डीएम में है और 200 का जो है 189 डीएम में है। तो दोनों से ही ऊपर स्टॉक अभी 232 के आसपास काम कर रहा है, तो दोनों के ऊपर ही बना हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें
क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, तो आप देखेंगे कि जो सेल्स थी वो 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स आई है। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि मार्च 2021 में भी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की सेल आ रही थी। जून 2021 में भी 10,000 करोड़ के आसपास की सेल थी। जबकि जो न्यूज़ है उसके हिसाब से जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ने चाहिए थे, बट उस हिसाब से रेवेन्यूज अभी नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो जो काम कर रहे हैं दिसंबर 2020 में, उससे पहले आप देखेंगे तो 25% तक भी इन्होंने उसके ऊपर काम किया है। 27%, 25% जून 2019 में। बट अभी जो काम कर रहे हैं वो आप देखेंगे 14-15% के आसपास ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में 13% तक भी डिप आया था। अब देखेंगे जो नेट प्रॉफिट्स हैं, वो नेट प्रॉफिट्स अभी जो आ रहे हैं 426 करोड़ के आसपास हैं, पहले 393 के आसपास भी थे। बट ये जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आप देखेंगे जो अदर इनकम्स हैं उसकी वजह से भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे अदर इनकम का जो एक अच्छा पार्ट जो है वो मिलाने के बाद जो है नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेप्रिशिएशन और इंटरेस्ट ये दो कंपोनेंट इसके अंदर काफ़ी हाई हैं। अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं डेट के ऊपर वो काफ़ी हाई पार्ट जा रहा है, और दूसरा डेप्रिशिएशन जो इनकी मशीनरी है और सब कुछ है उसका डेप्रिशिएशन वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे वो भी एक अच्छा खासा पार्ट है। तो अदर इनकम को अगर देखें तो उसके बाद जो है ये नेट प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर में अगर इनकी बात करें तो 2021 में जो है 32,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखेंगे 2020 से तो बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। बट अगर ये 32,000 करोड़ को अगर देखें तो पहले ये 32,000 करोड़ आप देखेंगे कि 2013 में ये मार्च 2013 में 33,000 करोड़ के आसपास ये काम कर रहे थे। बट अभी जो है सेम सेल्स जो है 32,000 करोड़ की 2013 के बाद 2021 में सेम सेल्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि 8-9 साल के बाद सेम लेवल पे पहुंचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 5800 करोड़ के आसपास है, और 2013 में भी देखेंगे तो 5500 करोड़ के आसपास के और 6900 करोड़ के आसपास भी प्रॉफिट्स निकल रहे थे, और अभी देखेंगे तो 5800 करोड़ के आसपास के हैं। तो ग्रोथ आप देखेंगे तो पिछले 8-9 सालों में अभी कुछ भी ऐसा ग्रोइंग नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात करेंगे तो मार्च 2018 में 13 में 17%, 19% के आसपास ये काम कर रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अभी भी 18% के आसपास काम कर रहे हैं। बेसिकली जो अदर इनकम का पार्ट है वो काफ़ी मैटर कर रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बट जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट के ऊपर, वो काफ़ी हाई पार्ट है, और जो डेप्रिशिएशन है वो भी काफ़ी हाई पार्ट जा रहा है, और अदर इनकम का काफ़ी सहारा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे 2013 के बाद से 2021 किस हिसाब से ग्रोथ है, आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं। जबकि शेयर जो नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास हो चुका है। जब तक ये चीज़ें आगे नहीं ग्रो करेंगी तो शेयर का प्राइस का बढ़ना उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये रिजल्ट्स आने वाले टाइम में और इंप्रूव होने चाहिए, जिस हिसाब से एक्विजिशंस कर रहे हैं और नई नई चीज़ों में जा रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने चाहिए, तभी ये जो प्राइस है उसको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो शेयर प्राइस है उसको सपोर्ट नहीं करेगा और एक जगह ही कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि कहीं वो ब्रेक करता हुआ नीचे भी आ जाए। तो इसके बाद देखेंगे जो इनके रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है 2021 मार्च 2021 में, और अप्रैल आप देखेंगे जो सितंबर है उसके अंदर भी। बट जो इनकी बोरिंग देखेंगे, जो डेट है वो आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से ही, यहाँ पर आप देखिए मार्च 2017 से जो 48 करोड़ के आसपास की थी, उसके बाद 18 में भी 48 करोड़, फिर 48 करोड़, और अभी जो देखेंगे वो भी 49 करोड़ के आसपास की है। तो पिछले 5-6 सालों में ये भी घटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है इस कंपनी के लिए कि डेट जो है वो घटती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर देखें जो डेटर डेज हैं वो भी फिक्स बने हुए हैं 54, 55, 56, तो ये ठीक है, एक रेंज के अंदर है। यहाँ भी 51 थे, तो बट स्टिल ये हायर साइड में, बट स्टिल एक कांस्टेंट है, ये ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 46.86 के आसपास की है, ये कांस्टेंट बनी हुई है काफ़ी टाइम से, वो ठीक है। बट एफआईआई की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है, जो 11.06 से 10.84, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा मार्जिन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट डीआई की होल्डिंग अगर देखेंगे तो 19.90 से 15.58, यानी ऑलमोस्ट 4-4.25% के आसपास का जो डीआई ने स्टेक जो है अपना निकाला है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और पब्लिक के पास जो स्टेक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 21 से 26 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी थोड़ा सा डीआई ने भी स्टेक निकाला है, और एफआई ने तो डीआई ने तो काफी स्टेक निकाला है 4.25% के आसपास, वो भी दिसंबर क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल्स पे बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, और रिटेलर्स के पास जो है पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 21 से 26 के आसपास जा रहे हैं। जिसके बाद देखते हैं कि आप देखेंगे पिछला जो इसकी करंट वैल्यू जो है वो बताई जा रही है कि जो इसकी फेयर वैल्यू है उससे ये ऊपर चलता हुआ इस टाइम पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट वैल्यू है मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी ज़्यादा है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने निकाल के नहीं दिए हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि पिछले 9-10 साल का चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप के रिटर्न इसने दिए हैं। डिविडेंड अच्छा पे करते हैं, एंट्री वैल्यू बताया जा रहा है अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कोई एसएम जीएसएम लिस्ट के अंदर ये नहीं है अभी स्टॉक। इसके बाद देखेंगे जो न्यूज़ थी इसके ऊपर, तो टाटा पावर अब 3% है, जेबी विंस बिड टू बाय यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये अच्छी खबर है इसके लिए। ग्रेजुअली जो है इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, बट ऐसा मानना कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा या 50% बढ़ जाएगा, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ अभी बैलेंस शीट सपोर्ट उस चीज़ को नहीं कर रही है। धीरे धीरे ये ग्रो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 3% जो है इन्होंने ये विन करते हुए जो शेयर प्राइस है बढ़ाया, जो इन्होंने जो बिड है वो विन की है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा पावर सब्सिडियरी वैक्स
10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इंडोनेशिया में जो परमिशन इनको मिली है, ये भी अच्छा इनके लिए है। इसके बाद देखेंगे जो टाटा पावर का है 59 जो चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं ये, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। गुरुग्राम के अंदर 59 चार्जिंग स्टेशन और लगा रहे हैं ये, तो आप देखेंगे 1000 के आसपास ये जो है चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। और इनका जो टारगेट है वो आप देखेंगे यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 के आसपास ये चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। और इनका मानना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 तक जाने का इनका एम है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और इस फिजिकल ईयर के बाद जो है 2000 तक पहुंचने का, और नेक्स्ट 5 ईयर में 10,000 पहुंचने का है। जो एक आइडिया लगाया गया है वो ये है कि 2026 तक इंडिया में 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि ये फिगर जो है अभी 10,000 तक ही पहुंच रहे हैं। तो इसके बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसके बाद भी है, तो बट काफ़ी कंपनी इसके अंदर हैं और लगा रही हैं चार्जिंग स्टेशन, तो इनका टारगेट 10,000 तक पहुँचने का है। इसके बाद अगर हम देखें जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो टारगेट्स हैं आनंद राठी की तरफ से, वो है 273 रुपीज़ का टारगेट्स इन्होंने दिया है कि 273 तक ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स आप देखेंगे कि जो टेक्निकल्स हैं, जो समरी है टेक्निकल्स की वो बाई की तरफ इंडिकेट कर रही है। हम सिर्फ समरी की बात करेंगे, 1 सेल है, 15 बाय है और 10 न्यूट्रल है। तो यहाँ पर बाई की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इसे बाय कर सकते हैं, बट किस लेवल पर बाय करना है उसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर शेयर किस टाइप से नजर आ रहा है। ये मैंने टाटा पावर का मंथली चार्ट लगा रखा है, देखेंगे आप यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसने ऑलमोस्ट 150 के लेवल का, उसके बाद इसे ब्रेक करके जैसे ऊपर गया है। तो आप देखेंगे 2008 के आसपास 150 के आसपास का लेवल था, 2012-13 के आसपास भी यहीं पर काम कर रहा था। तो आप देखेंगे जैसे एफडी से रिटर्न अच्छे की बात मैं कह रहा था, तो 8-10 सालों में इसने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद से रिटर्न्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, नहीं तो ये काफ़ी अच्छे नीचे लेवल पर 27 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर देखेंगे 27 का लेवल जो इसने 2020 में आया था 27 के लेवल पर, वहां से देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 9-10 गुना के आसपास की रैली दिखाई है, 10 गुना के आसपास स्टॉक होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 270 तक पहुंचा है। तो 10 गुना जब शेयर हो जाता है तो एक कंसोलिडेशन जरूर बनता है, और जितनी भी इस टाइप की न्यूज आती हैं वो फैक्टर्ड इन होनी चाहिए उसकी बैलेंस शीट में, उसके प्रॉफिट्स में, तभी हमें लेना चाहिए। कि चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं तो इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि इन्होंने 100 चार्जिंग स्टेशन लगाए तो यहाँ से शेयर जो है 50% बढ़ जाएगा। तो या कोई एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट उसकी बैलेंस शीट में आना चाहिए, तब हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। तो बात करते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, तो आप डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे जो स्टॉक है काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, आप देख सकते हैं। तो 204-205 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो ये जो है एक ड्रास्टिक नीचे आ सकता है, जो कि 170 और 165 का लेवल भी बनता है। बट अगर इसको ये होल्ड करता है तो यहाँ पर इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ और भी ज़्यादा नजर आ सकता है, टाइम निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात अगर देखेंगे ये जो बड़ी कैंडल यहाँ बनी है एक हाई के आसपास, तो देखेंगे जैसे ये हाई के आसपास जाता है एक बड़ी कैंडल बनती है, सेकंड टाइम ये फिर उसी लेवल तक पहुंचा 250 तक, फिर एक बड़ी हाई कैंडल बनी है, थर्ड टाइम देखेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन जो स्टॉक है एक हाई तक गया, एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर हाई तक गया, एक बड़ी कैंडल बन रही है रेड। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर के लेवल पे इस पे प्रेशर आ रहा है और जो है माल बेचा जा रहा है ऊपर के लेवल पे। जैसे मैंने बताया आपको डीआईज ने अपना दिसंबर क्वार्टर में स्टेक जो है निकाला है, तो आप देखेंगे लगभग जो है दिसंबर क्वार्टर में ये स्टॉक जो है 250 के आसपास काम कर रहा था, तो यहाँ पर हो सकता है स्टेक को निकाला गया है ऊपर के लेवल्स पे। तो अभी इस लेवल पर ये कंसोलिडेट करेगा, न्यूज इस टाइप की आएंगी, बट ऊपर के लेवल पर इस पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है जब तक ये 250-260 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो आपको इसके ऊपर नजर रखनी है, लोअर लेवल पे इसे अकोमुलेट करना है, इस लेवल के ऊपर अकोमुलेट नहीं करना है। 204-205 के आसपास आता है तो अकोमुलेट कीजिए, और 202-201 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो काफी नीचे ये स्टॉक जा सकता है, बट अगर ऊपर के लेवल को 260 के आसपास के लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तभी इसके अंदर एक फ्रेश मूवमेंट बनता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को चूज कर सकते हैं, बट लोअर लेवल पर ये अकोमुलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।